हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। फ्रेंड्स, हमारा GSTR 9 का प्रैक्टिकल कोर्स चल रहा था। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 ये हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। और आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज हम GSTR 9 को फाइल करेंगे। ये देखेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें उसमें चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज करते हैं। एक्चुअल में प्रैक्टिकल हम लोग देखने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, एक एक टैब का क्या क्या मतलब होता है, और DRC03 ये हम कवर कर चुके हैं। आज हम पोर्टल पे चलेंगे और देखेंगे कि GSTR 9 को कैसे फाइल किया जाता है। तो सीधे मैं आपको लेके चल रहा हूँ पोर्टल के ऊपर, और मैंने यहाँ पर GSTR 9 ओपन कर लिया है। फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको एक एक टैब का मतलब बताया था कि वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आती है वो कहाँ से आती है, क्या मतलब है, वो सारी चीज़ें। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए। लेक्चर नंबर 2 में हमने एक एक चीज़ें डिटेल में समझी हैं। लेक्चर नंबर 3 में हमने DRC03 फॉर्म देखा था कि अगर GSTR 9 में कोई लाइबिलिटी निकल के आती है तो हम कैसे DRC03 के थ्रू उसको हम पे करते हैं, ठीक है। और लेक्चर नंबर 1 में हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किए थे। और आज वो दिन आ चुका है जब हम फाइल करने जा रहे हैं GSTR 9। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले ऊपर आइए, यहाँ पर GSTR 9 की जो समरी है उसको डाउनलोड कर लीजिए। GSTR 1 की समरी डाउनलोड कर लीजिए, 3B की समरी, और यहाँ पर ये है ITC की डिटेल। अब GSTR 9 को फाइल करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसमें से 80% तो हमें यहाँ से मिल जाती है। देखिए कितना इजी पोर्टल है, ठीक है। उसके बाद बाकी की इंफॉर्मेशन हमें हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट से मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने तो भाई यहाँ पर अब ओपन कर लिया है। GSTR 3B की समरी मैंने डाउनलोड कर ली है, ये ओपन है मेरे सामने। GSTR 1 की समरी मेरे सामने है और GSTR 9 की समरी है। तो आइए सबसे पहले तो इन्हीं को आपस में हम कंपेयर कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा। देखिए, GSTR 9 की ये समरी है, ये हमें कह रहा है कि B2C और B2B टैक्सेबल सप्लाई मिला के मैंने करी है 30,000 और 19047। इसको मैं मैच करूंगा GSTR 1 से सबसे पहले। तो ये देखिए B2B में ठीक है, मैच हो रही है। और नीचे आके हम लोग B2C भी मैच कर लेते हैं। ये देखिए B2C मैच कर रही है, ठीक है ना। तो GSTR 1 से ये मैच कर रही है। 3B में आ जाते हैं। 3B में भी देखिए आप, टोटल मैच कर रहा है, ठीक है। जो टोटल है ये मैच कर रहा है, और एक्चुअल में भी यही है, मतलब इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो मैंने देखा कि भाई GSTR 9 से चीजें एकदम मैच कर रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब इनकी जो है वो एग्जेम्प्ट सेल भी होती है, तो आइए देख लेते हैं एग्जेम्प्ट सेल का क्या हाल है। यहां पर देखिए दो हो रही हैं, मतलब GSTR 9 में जो पॉपअप होके आ रहा है वो कहां से आता है, GSTR 1 से आता है। तो GSTR 1 से तो मैच करेगा ही करेगा। 3B से मैच करके देखते हैं। 3B में ये आ रही है हमारी क्या, एग्जेम्प्टेड सप्लाई। इन दोनों को हम एक बार ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लेते हैं, कितनी आ रही है, 834514 प्लस 62953661, ठीक है। इसको हम कहीं पर नोट कर लेते हैं कि GSTR 3B के हिसाब से कितना आ रहा है सर। अभी हमने ऐड करा हुआ है 63788 और 175, ठीक है। अब देखते हैं GSTR 9 में कितना आ रहा है। GSTR 9 में जो उठ के आ रहा है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं सर। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 69466265 प्लस 56831910, ये आ रहा है 63778। GSTR 9 में ये आ रहा है 63778 और 175। अब अगर आप देखो तो इन दोनों में करीब 10,000 का डिफरेंस आ रहा है। और जो बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से जो एक्चुअल में जो सेल है वो है 3B वाली, ये एक्चुअल में है। यानी कि GSTR 1 में 10,000 कम एग्जेम्प्ट सेल रिपोर्ट हुई है,
अब हम इसको GSTR 9 में ठीक कर सकते हैं। ठीक है सर। और फ्रेंड्स, अभी तक इस पूरे कोर्स में जो एनुअल रिटर्न का हम कोर्स देख रहे हैं, मैंने एक चीज बार बार आपसे बोली है कि जो GSTR 9 है ये कोई करेक्शन का फॉर्म नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसको आप कहीं तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर किसी मंथ में आपसे हो जाती है मिस्टेक, एरर या गलती, तो हमेशा कोशिश करिए कि नेक्स्ट मंथ के GSTR 1 या GSTR 3B वहां पर इसको करेक्ट कर लीजिए। पहले टाइम पीरियड था 30 सितंबर, उसकी जो ड्यू डेट थी वो क्या थी, 20 अक्टूबर 3B की, तो वहां तक आप इसको चेंज कर सकते थे। अब तो इसको भी बढ़ा के, जो अमेंडमेंट अभी हुआ है 1 अक्टूबर से, इसको भी एक्सटेंड करके कितना हो गया है, 30 नवंबर। तो अब तो इतना टाइम मिल रहा है हमें अपनी एरर को रेक्टिफाई करने का, तो अब हमारे पास कोई बहाना नहीं होगा कि हमने क्यों नहीं इसको जो है वो करेक्ट किया है। ठीक है, तो अभी तो आपके पास चांस है, आप करेक्ट कर सकते हो। तो हमेशा एडवाइजेबल यही है कि कोई भी एरर हो जाए तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट मंथ के GSTR 1 या 3B जिसमें भी आपसे गलती हुई है उसमें आपको सही करना है। ठीक हो गया जी। चलते हैं आगे। तो अभी हमने मैच करवाया, तो हमने मैच में देखा कि भाई 10,000 का डिफरेंस आ रहा है। किसी भी रीजन से हो सकता है कि 30 नवंबर तक भी आप रेक्टिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, तो अब क्या करें, क्या GSTR 9 में सही करें? अब आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक गलती आपने पहले कर ली, दूसरी गलती आपने करी कि आपने उसको रेक्टिफाई नहीं किया। अब आपके पास आखिरी चांस होता है GSTR 9 में कि आप उसको करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूं GSTR 9 की ड्यू डेट आ चुकी है और हमने GSTR 1 और 3B में भी कोई रेक्टिफिकेशन नहीं किया है। हमने मैच करवाया था, तो ये तो पूरा मैच हो रहा है। ठीक है, B2C सप्लाई मैच हो रही है, B2B मैच हो रही है। उसके अलावा यहाँ पर क्या क्या है, जीरो रेटेड सप्लाई ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, जो हम लोग बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो दो तरीका होता है, हमें पता है, एक पेमेंट ऑफ टैक्स, एक होता है कि हम कोई LUT या फिर बॉन्ड वगैरह साइन करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है सेल, तो वहां यहां पे रिपोर्ट करेंगे। SEZ को कोई सप्लाई किया है वो रिपोर्ट करना है। डीम्ड एक्सपोर्ट अगर कोई है तो हमें उसको रिपोर्ट करना है। एडवांस, अगर आपने एडवांस मिलता है आपको, तो आप क्या इशू करते हो, टैक्स इनवॉइस इशू करते हो? नहीं, आप इशू करते हो रिसीट वाउचर, उसकी डिटेल देनी है। कोई इनवर्ट सप्लाई है जिसके ऊपर टैक्स टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, उसकी डिटेल देनी है सर। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। अच्छा, पहले क्या होता था, पहले ये सब ऑप्शनल होता था, आप चाहो तो यहां पर नेट ऑफ करके भी फिगर दिखा सकते थे, मतलब डेबिट और क्रेडिट नोट को आप सेट ऑफ कर सकते थे, और जो बैलेंस फिगर थी वो आप यहां पर रिपोर्ट कर सकते थे। अब क्या हो गया है, अब आपको कोई भी क्रेडिट नोट अगर आपने इशू करा है, कोई डेबिट नोट इशू करा है या अमेंडमेंट किया है, तो अब आप उसको नेट ऑफ करके नहीं दिखा सकते हो, आपको अलग अलग उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। ठीक है सर, ठीक हो गया जी। आगे चलें, तो यहां पर हमें कोई चेंज नहीं करना है, इसको हम सेव कर देते हैं। ये सेव हो चुका है। GSTR 9 में हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो टैब नंबर 4 होता है, जो टैब नंबर ये 4 होता है ना नीचे, ये सेल का होता है, टैक्सेबल, और ये जो टैब नंबर 5 है ये एग्जेम्प्ट का होता है। तो 4 और 5 दोनों सेल से रिलेटेड होते हैं। अब इसमें चलते हैं। अभी हमने देखा कि हमने 10,000 जो है वो रिपोर्ट, मतलब कम रिपोर्ट हुआ है GSTR 1 में। अब GSTR 9 में हमें ठीक करना है। अभी हमने देखा था ये एक्चुअल में है, और GSTR 1 में यानी कि GSTR 9 में इतना ही आ रहा है, तो अब हमें ठीक करके इतना करना है। एक तो ये एरर है, दूसरी एरर क्या है सर, अगर आप देखो तो GSTR 9 में एग्जेम्प्ट में पड़ा हुआ है और नील रेटेड में पड़ा हुआ है, जबकि 3B में कैसे पड़ा हुआ है, जीरो रेटेड में और नील रेटेड एग्जेम्प्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या ऐसे ही करना है? बिल्कुल। अब देखिए यहां पर होता क्या है, गौर से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अगर आपने 20% से ऊपर नीचे कुछ किया तो एक रेड फ्लैग आ जाता है। सर रेड फ्लैग क्या होता है, मतलब आपकी इंफॉर्मेशन अलग से जाती है डिपार्टमेंट के पास। अगर आपने चेंज कर रहे हो और 20% से ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसकी डिपार्टमेंट के पास अलग से नोटिस मतलब वो जाएगा, एक इंटीमेशन जाएगा, तो आपके पास नोटिस आने के चांसेस भी हो सकते हैं। ये होता है मतलब। ठीक है सर, यहां पर देखिए एग्जेम्प्ट में कितना देना है, 629,53661।
तो एग्जेम्प्ट में देना है ना 62953,661, तो यहां पर हमें देना है 62953,661 661। देखिए रेड फ्लैग आ रहा है ना, क्योंकि हमने ज्यादा कर दिया है। अच्छा, और यहां पे देना है हमें 834514। नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड में तो दे दिया हमने, ठीक है। जीरो रेटेड अलग से कहीं आ रहा है क्या? यहाँ जो जीरो रेटेड आ रहा है ये एक्सपोर्ट का आ रहा है, तो इससे हमें मतलब नहीं है। ये एसईजेड का आता है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, इससे भी मतलब नहीं है। ये रिवर्स चार्ज बेसिस पर आ रहा है, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। और नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड में आ रहा है, तो यहाँ पर तो अलग अलग ऑप्शन आ रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, इन दोनों को उठा के एक में ही डाल देते हैं। इसको जीरो करते हैं अपन, और ये जो हमारी फिगर है ना, इसको उठा के पूरा उठा के हम डाल देते हैं यहां पर 63788 63788,175। आई थिंक यही है ना, ठीक है। अब ये देखिए इसने क्या कर दिया है तुरंत, क्योंकि मैंने 20% से ऊपर नीचे किया हुआ है, तो इसने रेड फ्लैग कर दिया है। लेकिन अगर आप सही हैं, आपने जो मिस्टेक करी है, आपने कोई टैक्स चोरी के पर्पज से नहीं करी है। भाई हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो अगर नोटिस आएगा तो हम उसको रिप्लाई करेंगे, सिंपल। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम इसको करेंगे सीधे सेव। ठीक है, तो कभी भी ये डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या है, हम लोग प्रोफेशनल हैं, हमें नोटिस से डरना नहीं है, हमें तो नोटिस आने पर खुश होना है। बिकॉज जब आती है नोटिस तो हमें और ज्यादा पढ़ने का मतलब मौका मिलता है, और ज्यादा आर्ग्यू करने का मौका मिलता है। तो हम क्या करते हैं, लॉ को पढ़ते हैं, उससे हमारी जो नॉलेज होती है वो इम्प्रूव होती है। पूरा ये मुझे बाहर ले गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारा मैच कर रहा था, ये भी मैच कर गया है। अब 3B के हिसाब से हो गया है। मैं 3B क्यों बोल रहा हूं, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट। देखिए हमें जो GSTR 9 फाइल करना है, वो ऐसे फाइल करना है कि जो GST की सेल हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में है वो मैच होनी चाहिए, जो ITC है मैच होना चाहिए। इन शॉर्ट हमारा पूरा डेटा आपस में मैच होना चाहिए। तो यहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट और 3B मैच हो रहे थे, तो 3B मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है सर, आप अब आते हैं टेबल नंबर 6, मतलब टैब नंबर 6, जो है ITC से रिलेटेड। ये देखिए यहां पर क्या आ रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ ITC अवेल्ड थ्रू फॉर्म GSTR 3B। अब यहां पर कंफ्यूज मत होइए, यहां पर GSTR 2A या 2B का ITC नहीं आ रहा है, वहां पर ITC कुछ और होगा। यहां पर जो ITC आ रहा है वो आ रहा है जो आपने GSTR 3B में क्लेम किया है। ठीक है, तो ये जो डिटेल आ गई। अच्छा, जब हम लोग GSTR 3B में ITC क्लेम करते हैं, तो क्या वहां पर ये पूछता है कि भैया वो इनपुट सर्विस का है कि गुड्स का है, कुछ परचेज करा है कि सर्विस ली है? नहीं पूछता है ना। क्यों नहीं पूछता है? क्योंकि अब यहां पर पूछ रहा है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि भाई जो आपने ITC क्लेम किया है, क्या वो इनपुट का है? अब ये इनपुट, कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विस, ये सब हमने GST के कोर्स में समझा हुआ है, ITC के चैप्टर में। फटाफट यहां पर हम लोग उसका रिवाइज कर लेते हैं। इनपुट मतलब अगर आप सेल परचेज का काम कर रहे हो, तो पीछे से परचेज करोगे, आगे सेल करोगे, ये होता है आपका इनपुट। कैपिटल गुड्स क्या होता है सर? सिंपली समझ लो, बैलेंस शीट में जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं ना, वो होते हैं हमारे कैपिटल गुड्स, सिंपल। अच्छा, अपने आउटवर्ड काम को करने में हम जिन लोगों की सर्विस लेते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे? इनपुट सर्विस। तो गुड्स परचेज कर रहे हो तो गुड्स की ITC इनपुट या कैपिटल गुड्स में, और अगर सर्विस परचेज कर रहे हो तो इनपुट सर्विसेज। हमारे केस में ये पूरा का पूरा क्या है? इनपुट का ही है। तो हम लोग यहां पर ये एंट्री कर लेंगे। ठीक है सर। अच्छा, नीचे कौन सी ये ITC आ रही है? इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। आगे बढ़िए, लाइबल टू रिवर्स चार्ज। आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करा, तो उस पर आपको रिवर्स चार्ज में GST पे करना है। आप पे करते हो तो आपको ITC मिलता है, उसकी डिटेल देनी है।
आपने किसी रजिस्टर्ड से परचेज करा लेकिन उस पर भी आप जीएसटी पे कर रहे हो रिवर्स चार्ज में, उसका भी आपको आईटीसी मिलता है, उसकी डिटेल देनी है। ठीक है सर। कोई इंपोर्ट ऑफ गुड्स की आईटीसी है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की है, आईएसडी की आईटीसी है, वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है। और अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम्ड है अदर देन बी अबव। बी अबव का मतलब इसकी बात कर रहा है। इसके अलावा अगर आपने रिक्लेम करा हुआ है, रिक्लेम कब होता है, हमको पता है कि जब हम कुछ परचेज करते हैं तो उसका हमें पेमेंट करना होता है 180 डेज में, अदरवाइज क्या होता है, आपको आईटीसी रिवर्स करनी पड़ती है और फिर आप उसको रिक्लेम कर सकते हो जब आप पेमेंट करोगे सप्लायर को। ऐसी कोई आईटीसी है तो यहां पर आ जाएगी। ठीक है सर। ट्रांस 1 ट्रांस 2 की आईटीसी यहां पर आ जाएगी। कोई और आईटीसी है जो ऊपर स्पेसिफाई नहीं है वो आप यहां पर दे दीजिए, हमारे केस में कुछ है नहीं, हम करेंगे सीधे सेव। हो गया सर, ये तो बहुत ही आसान है सर, बिल्कुल। अच्छा, अब चलते हैं बैक। तो ये हमारे 3 टैब हो गए, 2 थे सेल के, 1 था आईटीसी का। अब नीचे आ जाते हैं। कह रहा है कि 7 टैब में कह रहा है डिटेल ऑफ आईटीसी रिवर्स्ड और इन एलिजिबल आईटीसी। अगर आपके पास कोई ऐसा आईटीसी है जो आपने रिवर्स करा है या फिर आपने कोई ऐसा आईटीसी ले लिया है जो आप लेने के लिए उसके लिए आप एलिजिबल नहीं थे, तो उसकी डिटेल यहां पर देनी है। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, अगर होगा तो आप यहां पर उसकी डिटेल दे सकते हो। सर ये 8 नंबर टैब में फिर आईटीसी आ गया, अभी तो हमने बताया है, अब फिर आ गया आईटीसी। ये कौन सा आईटीसी है आइए देखते हैं सर। अब आप देखो यहां पर जो आईटीसी आ रहा है ना सर, ये किससे आ रहा है, एज पर जीएसटीआर 2A। ये 2A के हिसाब से भी है और जीएसटीआर 2B के हिसाब से भी है। अब पहले तो जीएसटीआर 2A था, अब जीएसटीआर 2B है। ठीक है। तो अब ये हमारी टोटल 2B में आईटीसी आ रही थी। ठीक है सर। उसमें से 3B में हमने इतनी क्लेम कर ली है। क्या हमने ज्यादा क्लेम करी है, बस ये उसी का मैच है कि जितनी आ रही थी 2B में अगर उससे ज्यादा हमने करी है तो फिर प्रॉब्लम होती है। हमें पता है, ये हमने पढ़ रखा है आईटीसी के कॉन्सेप्ट में। हमने तो यहां पर भी कम क्लेम करा हुआ है, हमारे पास 24 थी, 17 ही क्लेम किया हुआ है। यहां भी 24 थी, 17 क्लेम किया है और यहां भी 97 थी, 94। यानी कि हम जितनी आईटीसी के एलिजिबल थे हमने क्या किया हुआ है, उससे कम ही आईटीसी ले रखी है, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कह रहा है कि आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड, तो ये डिफरेंस हमें जो दे रहा है वो हम यहां लिख देंगे कि इतनी आईटीसी भाई हमारे पास थी जो हमने अवेल अभी तक नहीं करी है। तो ये हम यहां पे लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, उससे फिर नीचे आकर के सेव कर लेंगे और यहां पर हमारा ये टैब भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारा जीएसटीआर 9 हो चुका है कंप्लीट। सर अभी इतनी जल्दी बाकी टैब, उन पे भी बात करेंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। 2 टैब थे सेल से रिलेटेड, फिर 1 2 3 ये रिलेटेड थे किससे, आईटीसी से रिलेटेड। अब आ रहा है टैब नंबर 9 जो कि बात करता है डिटेल ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न फाइल ड्यूरिंग द ईयर। मतलब आपने जो रिटर्न फाइल करा है ड्यूरिंग द ईयर में, वहां पे जो पेमेंट किया हुआ है उसकी डिटेल आ रही है। अब मुझे बताइए पेमेंट आप किसी में करते हो, 1 में करते हो कि 3B में करते हो। सर हम 3B में करते हैं, तो ये डेटा कहां से आ रहा है, जीएसटीआर 3B से आ रहा है। लेकिन अगर आपने टेबल नंबर 4 में कोई चेंज किया तो उससे रिलेटेड जो डिफरेंस टैक्स अगर आपको कुछ ज्यादा पे करना है तो वो भी कहां पर आएगा, वो भी यहीं पर आएगा। और कैसे पे करोगे, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, DRC 03 उसके थ्रू हम पे करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, सेव कर देते हैं। तो ये है टैब नंबर 9। ठीक है सर, आइए 4 5 6 7 8 9 आ गया 10। 10 क्या कह रहा है, पर्टिकुलर ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर्ड इन रिटर्न ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टिल स्पेसिफाइड पीरियड। ये इनका कहना मतलब ये है, हो सकता है कि मार्च के मंथ में आपसे कुछ गलती हो गई,
अब आपने उसको ठीक किया अप्रैल या फिर मई या जून या जुलाई या अगस्त या सितंबर या अक्टूबर और या फिर 30 नवंबर तक। गलती कब कब की थी? मार्च तक की। आप सही कब कर रहे हो? अगले फाइनेंशियल ईयर में। कब तक सही करने का टाइम है? ये जो स्पेसिफाइड पीरियड है, इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारे पास अभी ड्यू डेट है रेक्टिफिकेशन की, जो कि है 30 नवंबर। तो अगर ऐसा कुछ भी है, कोई सप्लाई है या टैक्स आपने डिक्लेयर करा है अमेंडमेंट के थ्रू, अब हमें नेट करके दिखाना है। यहाँ पर हमें डेबिट या क्रेडिट नोट जो भी है वो नेट करके यहाँ पर हमें उसका अमाउंट देना है। अगर कोई रिड्यूस कर रहा है तो उसकी हमें यहाँ पर देनी है। कोई आईटीसी रिवर्स कर रहा है, जो हमने ले लिया था, उसकी डिटेल देनी है। और कोई आईटीसी ऐसा है जो, मतलब ये जो रिवर्सल ऑफ आईटीसी है, अगर कोई आईटीसी अवेल किया है तो उसकी डिटेल देनी है। भाई मार्च का आईटीसी था, वो हमने अवेल किया मई में या जून में, तो अगर ऐसा कुछ है तो उसकी डिटेल हमें यहां पर देनी है। सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं सर। अच्छा, यहां पर डिटेल आएगी ही आएगी। हो सकता है कई बार कि मार्च में आपने कोई आईटीसी भाई थी और अप्रैल में कोई सेल नहीं हुई, मई में कोई सेल नहीं हुई, अब जून में सेल हुई, तो आपने मार्च की आईटीसी क्लेम कर ली भाई, तो उसकी डिटेल यहां पर आएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको भी सेव कर लेते हैं सर और चलते हैं जीएसटीआर 9 के ऊपर। तो 10, 11, 12, 13 हो गया। अब 10 और 11 के बीच में कोई अगर डिफरेंस आएगा, उस पर जो टैक्स वैक्स अगर कोई निकल के आएगा तो वो ऑटोमेटिक यहां पर कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस टैब के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। टैब नंबर 15 और 16 ये इस बार ऑप्शनल है। क्या बोल रहा हूं मैं? इनको फिल करना मैंडेटरी नहीं है। टैब नंबर 15 और टैब नंबर 16 ये ऑप्शनल है। डिटेल क्या जाती है? अगर कोई डिमांड या रिफंड रेज हुआ है तो उसकी डिटेल देनी है। और अगर आपने कोई परचेज करी है, किससे? कॉम्पोजिशन से, या कोई डीम्ड सप्लाई आई है जॉब वर्कर से, या कोई गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पर आपने भेजा है, तो उन सब की डिटेल आपको यहां पर देना है। अदरवाइज 15, 16 अभी ऑप्शनल है, तो इसको अभी हम लोग क्या करेंगे? छोड़ देते हैं सर। आगे चलते हैं। और ये हमारा जीएसटीआर 9 कंप्लीट। कितना इजी था सर। देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपने टाइम रहते जीएसटीआर 1 और 3B को रेक्टिफाई कर लिया तो जीएसटीआर 9 को फाइल करने में आपको लगेगा मुश्किल से 5 से 10 मिनट, बस। इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। और हमने जो बात करी थी अपने पहले ही लेक्चर में कि, एक मिनट, कुछ इंफॉर्मेशन हमें चाहिए है फाइल करने के लिए, ये हमने बात करा था। उस इंफॉर्मेशन में हमने देखा था कि हमारे पास जीएसटीआर 1 की समरी होनी चाहिए, जो हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जीएसटीआर 3B की समरी होनी चाहिए। जीएसटीआर 2A और 2B की डिटेल होनी चाहिए, जो यहाँ से मिल जाती है। जीएसटीआर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट होना चाहिए। अगर भाई 2 करोड़ से ऊपर है तो आपके पास ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, लेजर वगैरह, वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होना चाहिए जीएसटीआर 3B का, किससे? जीएसटीआर 2B से। तो ये इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है और आपने समय रहते रेक्टिफिकेशन कर लिया है तो जीएसटीआर 9 फाइल करने में आपको लगेगा 10 मिनट। ठीक है सर। एचएसएन वाइज समरी, ये किसको देना है, किसको नहीं देना है? लास्ट ईयर तक ये थी क्या? ऑप्शनल। इस बार हो गई है मैंडेटरी। अगर आप इसको ओपन करोगे ना तो सबसे ऊपर देखिए, अभी मैं कंप्यूटर लाइबिलिटी करके आपको दिखाता हूं क्या लेकर के आ रहा है। यू हैव मेड B2B सप्लाई ड्यूरिंग द ईयर, देयरफॉर ये जो नोटिफिकेशन आया है 78/2020, यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट HSN डिटेल एट मिनिमम 4 और 6। हमने देखा है कि अगर 5 करोड़ से ऊपर होती है सेल तो हमें HSN वाइज समरी देनी होती है। कितने डिजिट की? 6 डिजिट। B2B चाहे वो B2C हो, अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो कोई बाइफर्केशन नहीं है, हर केस में देनी है। 5 करोड़ से नीचे है तो B2B के केस में मैंडेटरी है, B2C के केस में ऑप्शनल है। तो अब हमें यहां पर HSN वाइज समरी देनी होगी। अब इसके रिटर्न में जो छोटी सी मिस्टेक ये हो गई है कि जब हम जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे थे उस समय HSN की हमने डिटेल नहीं दी थी, वरना यहां पर ऑटोमेटिक आ जाता, तो ये भी हमें फिल नहीं करना पड़ता। तो जैसे ही हम यहाँ पर सपोज कोई एक डालते हैं, यहाँ पर HSN समरी कोई भी एक ले लेते हैं, उठा लेते हैं सोप वगैरह की।
अब ये हमसे क्या क्या पूछ रहा है भाई, बैग में बेच रहे हो, क्या है, बंडल है, बॉक्स है, बॉटल है, कैसे, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देनी है। अदर भी आप कर सकते हो। टोटल क्वांटिटी जितनी बेची है वो देना है। टोटल टैक्सेबल वैल्यू, रेट ऑफ टैक्स, इंटीग्रेटेड सीजीएसटी, एसजीएसटी, इन शॉर्ट जीएसटीआर 1 हम लोग फाइल करते हैं। जीएसटीआर 1 में जो एचएसएन वाइज समरी हम लोग पुट करते हैं, एंटर करते हैं, वही यहां पर देनी है। वहां पर मंथली करते हैं, यहां पर एनुअली देनी है। ठीक है सर, अभी इसको हम कैंसिल करते हैं और जीएसटी 9 में आ जाते हैं। और अब ये क्या कह रहा है, ये तो सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। एचएसएन, भाई हम सेल का एचएसएन वाइज समरी तो दे देंगे, लेकिन ये क्या कह रहा है, एचएसएन वाइज समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाई देना है, परचेज की एचएसएन समरी देनी है। लेकिन रिलैक्स रिलैक्स, ये ऑप्शनल है, इसको अभी देना मैंडेटरी नहीं है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अच्छा, हो सकता है नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर ये मैंडेटरी हो जाए, फिर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये ऑटोमेटिक फिल होके आएगा किससे, जीएसटीआर 2B से। अगर आपके जो सप्लायर है उसने जीएसटीआर 1 में एचएसएन वाइज समरी दी होगी, तो यहां पर ये ऑटोमेटिक फिल होकर के आएगा, हमें बस चेक करना होगा। और एचएसएन वाइज समरी भी कहां से आती है, जीएसटीआर 1 से आती है। तो अगर मैं एक क्रक्स निकालूं जीएसटीआर 9 का, तो अगर आपने जीएसटीआर 1 और 3B साल भर में बिल्कुल सही फाइल किया है, तो फ्रेंड्स आपको जीएसटीआर 9 से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको बस एक बार सारी फिगर्स क्रॉस चेक करते हुए आना है। हाँ, टेबल नंबर 6 में ध्यान दीजिएगा, हमें बाइफर्केशन देना है आईटीसी का, वो दे दीजिए। और ये जब हम जीएसटीआर 9C, जो अगला लेक्चर हमारा होने वाला है वो जीएसटीआर 9C का होने वाला है, अगर आपने यहाँ पर डिटेल नहीं दी तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम होगी वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर बाइफर्केशन जरूर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो आईटीसी रिवर्स वगैरह हुआ है, और 8 नंबर टैब में ये जरूर चेक करिए कि 2B में जितना आ रहा था हमने कहीं उससे ज्यादा तो क्लेम नहीं कर लिया है। तो ये सारी चीजें हमें चेक करनी है। उसके बाद नीचे आएंगे, कंप्यूट लायबिलिटी में जाएंगे और फिर प्रोसीड टू फाइल, ओटीपी आएगा या डीएससी लगाइए, जीएसटीआर 9 फाइल हो जाएगा। किसी भी स्टेप में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई परेशानी है, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल है, लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में। जीएसटीआर 9 के 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, अब कुछ लेक्चर बचे हुए हैं जिसमें हम सीखेंगे जीएसटीआर 9C और फिर हमारा कोर्स हो जाएगा कंप्लीट। थैंक यू।